नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। बड़ी खबर में बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, कुल 5 लोकसभा की वहां पर सीटें हैं, लेकिन उम्मीदवार इस बार कुल मिलाकर सभी राजनीतिक दलों को निर्दलीयों को मिलाकर चलें तो 55 उम्मीदवार इन 5 सीटों पर, एवरेज एक सीट पर 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। लगातार दौरों की अगर बात करें तो बीजेपी की जो टॉप लिस्ट है, जिसमें हम स्टार प्रचारकों की बात करें तो उसमें मोदी सबसे टॉप पर है और उनको लगातार वहां पर इनवाइट भी किया जा रहा है। उन्होंने अभी दौरा किया और 2 लोकसभा सीटों को एक साथ उन्होंने साधने की कोशिश की। इधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी इस सिलसिले को शुरू तो करना चाहेगी, लेकिन अभी तक उसका चूंकि सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, इसलिए क्या मंच से वो बातें कहेंगी और किस तरह का वहां पर बयान उनकी तरफ से सामने आएगा, किन मुद्दों को लेकर वो वहां पर वोटों को साधने की कोशिश करेंगे, वो अभी पता नहीं चल पाया, इसलिए बहुत ज्यादा उसके लिए कहा नहीं जा सकता। कई तरह के उम्मीदवार हैं, जिसमें यूकेडी ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं इस विषय पर बात करने के लिए, उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता कमलेश शर्मा जी इस चर्चा का हिस्सा बनी हुई हैं। कांग्रेस से हमारे साथ शांति प्रसाद प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं और हमारे साथ यूकेडी से केंद्रीय मीडिया प्रभारी अनिल थपलियाल जी इस चर्चा का हिस्सा हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा भट्ट साहब, क्योंकि मोदी के जो दौरे हुए हैं उसमें जो सबसे ज्यादा जो वार किया गया है वो कांग्रेस पर वार किया गया है और ये कहा गया है कि 60 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए और 10 साल का पिछला जो इतिहास है वो उत्तराखंड का उठाकर देख लीजिए। 10 साल में जला दिया गया प्रदेश को और उसको हम उस 10 साल का जो घाव है उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, पैनलिस्ट साथियों का अभिवादन। आज माननीय प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर आप थोड़ा सा जी भट्ट साहब मोबाइल थोड़ा दूर कर पाए तो आपका पूरा फ्रेम आएगा, अभी काफी क्लोज आपका फ्रेम आ रहा है। जी जी बोलिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में थे और चूंकि ये देवभूमि है, हम लोगों का नेचर है, पूरी कांग्रेस कमेटी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि में अतिथि देवो भव की भावना से स्वागत और अभिनंदन किया। साथ में जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री से पूछा। हम जी नाम की लगातार जनता उजागर करने की मांग कर रही है, क्या आप अपने नेताओं से कहेंगे कि उस वीआईपी को सलाखों के पीछे डालें? हमने पूछा कि महिलाओं के पहाड़ों में जो अपराध बढ़ रहे हैं उसमें आपके नेता और कार्यकर्ता संलिप्त थे। हमने पूछा कि बेरोजगारों पर आपकी सरकार ने जो लाठी चार्ज किया है, 10 से 11 सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछे। मुझे दुख है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी सवाल पर, जनता के जो वाजिब सवाल थे उन पर कोई बात नहीं की, केवल बरगलाने की बात की और केवल अपनी पार्टी का प्रचार किया। आपने देखा उस प्रचार में जो भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से एकत्र की है, उसका आपने एक तरह से नंगा नाच वहां पर देखा, किस तरह से एकत्र की हुई राशि जनता की लुटाई जा रही है। और एक तरफ राजा है, एक तरफ प्रजा है, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास ईडी है, सीबीआई है,
और इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, चंदा उगाही के माध्यम से का डर दिखाकर अकूत संपत्ति कलेक्ट की हुई है। और दूसरी तरफ प्रजा है जो जनता के ज्वलंत मुद्दों के साथ खड़ी है। आज भी हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बहन ज्योति रौतेला ने जिस तरह से बहादुरी का परिचय दिया और बहन अंकिता भंडारी की मांग को लेकर वो तख्ती लेकर चली और इस निरंकुश सरकार ने उनको घसीट कर अरेस्ट किया, उसकी हम भर्त्सना भी करते हैं, निंदा भी करते हैं। ये सरकार लगातार महिलाओं पर अपराध कर रही है, लेकिन इनके कानों में कोई जूं रेंगने वाली नहीं है। बेतासाब महंगाई है, जनता त्रस्त है महंगाई से, विकास नाम की कोई चीज नहीं है, केवल जुमलेबाजी हो रही है। इन्होंने कहा था कि हम आपके खातों में 15 लाख रुपए डालेंगे, इन्होंने कहा था हम काला धन वापस लेकर आएंगे। कोई भी अतिरिक्त जीएसटी किस तरह का व्यापारियों पर लगा दिया है। हर सेक्टर में ये सरकार फ्लॉप हुई है। कर्मचारी हमारे साथ जुड़ी हुई है बीजेपी से, उनसे आपके सवालों का जवाब ले लेता हूं मैं। ये सरकार फ्लॉप हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। आप देखिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा हम सब लोग आपके साथ होंगे। इस बार लोग परिवर्तन चाहते हैं और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। जनता भारत। कमलेश जी से आपके सवालों के जवाब ले लेता हूँ। कमलेश जी से भट्ट साहब आपकी भट्ट साहब कमलेश जी से आपके सवालों के जवाब ले लेता हूँ। आपने कुछ सवाल उठाए हैं और आपने कहा है कि आपकी जो कांग्रेस कमेटी है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कई सुलगते हुए सवाल उन पर दागे हैं। कमलेश जी आपने सुना भी भट्ट साहब को, उनका कहना है कि इस बार परिवर्तन चाहती है वहां की जनता, और जो सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं उनका किसी तरह से कोई जवाब वहां से उनको नजर नहीं आया। सिर्फ अपनी वही बातें कही गई हैं जो पिछली बार जुमलों के तौर पर वहां से कही गई थी। लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं, देखिए जब भी राज्य में बीजेपी तो खासतौर पर यह कहती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, काम होनी चाहिए, और अगर हम परिसंपत्ति के मामले को लेकर बात करें तब तो ट्रिपल इंजन की सरकार वहां पर काम करनी चाहिए थी। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर लग रहा था कि बहुत अच्छा सामंजस्य होगा, क्योंकि केंद्र और राज्य में अब बीजेपी की सरकार, उसके बावजूद कई मुद्दे ऐसे हैं जो 10 साल से अभी भी लंबित पड़े हैं। फिर भी आप क्यों इतना पुख्ता मानते हैं कि आज जो मोदी का दौरा है वो आपको जीत उन सीटों पर दिलाएगा जहां जहां वो जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी सभी यहाँ पर बैठे हैं मेरे महानुभाव, और आप सबको बहुत मेरा प्रणाम। देखिए, हम तो विकास की राह पर निकल पड़े हैं इस देश के लिए, और मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। सबका विकास, सबका साथ लेकर के हम चलने वाली पार्टी है। ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ करके हम आगे चलेंगे। दूसरी बात, आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड का जो दौरा किया, जहां पर उनका रैली का रोड शो था और जिसमें अपार भीड़ थी, जिसमें इतना जन समूह था, अगर प्रदेश के अंदर कोई काम नहीं हुआ होता तो आज क्या इतना जो अपार जन समूह वहां पर रुद्रपुर में इकट्ठा हुआ, क्या वो हो सकता था? मेरा कहना है कि कांग्रेस इस वक्त इतनी बौखला गई है, इतनी निराशा में है, क्योंकि उनको अपनी हार नजर आ रही है। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपना चिंतन और मंथन करती और वो ये समझती कि वो आरोप लगाने से पहले अपने अंदर थोड़ा सा मंथन कर लेती और वो ये देख लेती कि वो जनता के बीच में चुनाव में क्या लेकर के आए हैं, क्या लेकर के जाएंगे, वो जनता के बीच में क्या अपना विजन लेकर के आए हैं, क्या वो जनता को देने वाले हैं आने वाले चुनाव में, क्या अगर उनको लगता है ऐसा। लेकिन वो ये जान चुके हैं कि हम लोग हार रहे हैं, तो इसलिए केवल और केवल वो आरोप का ठीकरा सरकार पर फोड़ करके सिर्फ अपने आप को संतुष्टि देने का काम कर रहे हैं कि केवल आरोप लगाओ, हो सकता है जनता हम पे सिंपैथी करके हम लोगों को वोट देने का काम करेगी। क्योंकि पांचों की पांचों जितनी भी हमारी लोकसभा की यहाँ पर जो सीट है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में 19 तारीख की जो वोटिंग होगी, यहाँ पर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता उनको एक एक वोट देने का काम करेगी। क्योंकि इस प्रदेश के लिए नहीं बल्कि इस देश के लिए जो उन्होंने काम किए हैं वो बहुत अग्रणी है। विकास के नाम पर, युवाओं के नाम पर, महिलाओं के नाम पर जिस तरह की जो काम हमें करने चाहिए थे, जो वर्षों वर्षों तक लंबित थे, वो उन्होंने करने का काम किया। हमारी प्रदेश की सरकार ने उत्तराखंड आंदोलनकारी जो हमारे जिन्होंने इस आंदोलन को लड़ा, उसमें हम लोगों ने शिरकत की, सभी ने उनको 10% क्षैतिज आरक्षण देने का काम धामी सरकार ने किया। 30% यहाँ की जो हमारी कन्याएं हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उनको नौकरियों में अधिकार देने का काम किया, ताकि वो अपने भाइयों के साथ में, जो पुरुष भाई है उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के 30% हर सरकारी विभाग में अपने आप की तैनाती पाएंगी। तीसरा, हमारी जो 33% का आरक्षण मोदी जी ने देने का काम किया। यहाँ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने जो समूह के माध्यम से 5 लाख का जो लोन हम महिलाओं को देते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तमाम वो ऐसे हमारे मुद्दे हैं, चाहे यूसीसी से लेकर के एसीसी से लेकर के वो मुद्दे जो जनहित में है, जो लोगों के हित में, आज देश को जो जरूरत है वो आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि हमारा जो देश है, जो प्रदेश है, वो राष्ट्र हित में काम करना चाहता है। हमारे युवा राष्ट्र हित में आगे आना चाहते हैं मोदी जी के साथ में, इसलिए वो मोदी जी को वोट देना चाहते हैं।
और केवल विपक्ष भ्रमित की जो भाषा अपनी इस्तेमाल करता है, केवल भ्रमित करता है। बहन अंकिता भंडारी जी को डेली रोज कहीं ना कहीं विपक्ष जो है राजनीति रोटियां सेक करके उनकी आत्मा को दुखाता है, उनको तकलीफ देता है। बहन भी बैठी हुई देख रही होगी कि मेरी मौत का तमाशा किस तरीके से विपक्ष के लोग कर रहे हैं, किस तरीके से विपक्ष के लोग जो है मेरी मौत का मातम नहीं मना रहे, संतोष नहीं कर रहे, बल्कि उसको एक राजनीतिक समूह वो बना करके उस पर रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और सिंपैथी लेने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये विपक्ष को छोड़ देना चाहिए, ये निराशाजनक है, अच्छी बात नहीं है। जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल जी, इस बार के अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो बाकी कांग्रेस और बीजेपी और या फिर निर्दलीयों की बात करें, निर्दलीयों की खैर छोड़ देते हैं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की बात करें तो उनकी लड़ाई अलग तरीके की, लेकिन इन सब के बीच यूकेडी की जो लड़ाई है वो असल में वर्चस्व की लड़ाई बनकर सामने आई है। इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज से प्रभात जी मैं बहुत सहमत हूं, लेकिन एक बात है, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। आज 23 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, राज्य को होने जा रहे हैं। कुछ इससे पूर्व में 7 साल पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस की सरकार भी रही है। उससे पहले फिर जब राज्य बना था उस समय 2000 में, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 10 साल कांग्रेस की सरकार और 13 साल लगभग बीजेपी की सरकार को रहे हैं। इसके मिलके जिन्होंने किया है, यानी दोनों राष्ट्रीय दलों ने मिलकर के उत्तराखंड राज्य में अपना राज किया है। आप ये बताइए, जो ज्वलनशील मुद्दे आज भी खड़े हैं उन पे क्या हुआ है? जैसे कि कुछ बिंदु मैं यहाँ पे रखता हूं, ये बहुत कुछ बोल रहे हैं, जो 2-2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से, यानी जब से राज्य बना है मान के चले, और ज्वलनशील मुद्दे 2022 से जब प्रचंड बहुमत लेकर दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, तो इनके वादे क्या थे? आप ये मान के चलें, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड का वीआईपी का नाम डिस्क्लोज क्यों नहीं हुआ? करोड़ों देशवासियों की आस्था का केंद्र बाबा केदारनाथ धाम में 230 किलो गायब सोना, उसका दोषी कौन है? ये बताइए कि उत्तराखंड में बढ़ोतरी, बेरोजगारी और पेपर लीक और भर्ती घोटाला का दोषी कौन है? कौन है इसमें इनका दोषी? सैनिक बाहुल्य क्षेत्र उत्तराखंड युवाओं के भविष्य के साथ अग्निवीर योजना के नाम पर खिलवाड़ का दोषी कौन है? एनआरसी भी महिला अपराध में पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1। बहुत अपराधों में भाजपा अपने नेता पदाधिकारियों सम्मिलितों के साथ खिलौने खेल खेलती है, ये मैंने लिखा है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का बोलाबाल है जब से दोनों सरकारें बनी है। भू कानून की अनदेखी हुई, मूल निवास 1950 की अनदेखी हुई। आप ये बताइए, उत्तराखंड क्रांति दल का जल, जंगल और पानी, ये 3 स्लोगन हमारे थे, इन पे इन्होंने कितना काम किया है? प्लान पे कितना अंकुश लगा है? पर्यटन को लेके ऐसी कौन सी ठोस नीति, चाहे वो पूर्व सरकार रही हो चाहे वो वर्तमान सरकार हो, वो बताए क्या ऐसी ठोस नीति तैयार की है जिससे प्लान पर अंकुश लग सके? आपदा, जोशीमठ की आपदा, जहां पे 800 लोग घर से बेघर हो गए और उसके बावजूद 400 लोग किसी टेंट में शरण लिए हुए हैं, 400 लोग किसी रिश्तेदार के हैं, मात्र 80 परिवार को इन्होंने विस्थापित किया है। उसका क्या हुआ है? कर्णप्रयाग चमोली की आपदा, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट, ये जो इतनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं जो धरातल पे हैं, इनका स्लोगन था उत्तराखंड जनता पार्टी का, प्रत्येक गांव का, उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति का विकास हमारा लक्ष्य है। कहां है? उत्तराखंड में 2 मंडल है, कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं का अंतिम छोड़ है नीति, और गढ़वाल का अंतिम छोड़ है नीति, जहां इन्होंने पहला गांव बना दिया, और दूसरा कुमाऊं का है धारचूला। आप उस गांव में जाके पूछिए कि केंद्र सरकार की तो बहुत बड़ी बात होगी, राज्य सरकार की कौन सी योजना है जिससे आप भी लाभान्वित हुए हैं? कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? स्मार्ट सिटी को लेकर के, जो माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रभात जी थोड़ा सा है मेरा, माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था, ड्रीम प्रोजेक्ट में 10 टॉप योजनाएं थी इनकी। उन 10 टॉप योजनाओं में एक था स्मार्ट सिटी का। अरे आप स्मार्ट सिटी तो नहीं बना पाए, कम से कम पहाड़ का स्मार्ट गांव तो बना देते। एक उत्तराखंड का समृद्ध राज्य की मांग उत्तराखंड क्रांति दल ने पहाड़ों के लिए की थी, ना कि देहरादून और हरिद्वार के लिए की थी। मैं इन सवालों को सामने जनता की ओर से आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन अभी हमारे साथ भट्ट साहब जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब देखिए, कांग्रेस
इसलिए मेरे को थोड़ा लग रहा है कि मेहनत की जरूरत है कि नामांकन के जो सिलसिले हुए थे, उस नामांकन के सिलसिले में कोई भी केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस का कौन सा बड़ा चेहरा ऐसा है जो दिल्ली से वहां पर पहुंचा? मुझे एक तो आप ये बता दीजिए। दूसरा ये बता दीजिए कि जो वहां पर प्रभारी हैं शैलजा जी, उनको ये लेकर कहा जाता है कि चुनाव का माहौल है, लेकिन उन्होंने कोई वहां पर दौरे ही नहीं किए, तो एक तरह से फिर तैयारी को आप कैसे मानते हैं इतनी पुख्ता कि आप वहां पर 5 सीटें जीत लेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि ये लड़ाई जो लोकसभा 2024 की है, ये राजा और प्रजा के बीच की लड़ाई है। नहीं, लेकिन जब आपके बड़े नेता ही मोर्चा नहीं संभालेंगे मैदान में आकर, तो फिर आप सारे लोग, प्रजा हमारी वकालत कर रही है, जनता हमारे साथ है। हम तो आप अपनी बात पहुंचाने के लिए आपके नेताओं को तो मैदान में उतरना ही होगा ना। निश्चित रूप से आप देखेंगे जल्दी से वो भी काम होगा। लेकिन मैं 2-3 बातें, अभी मेरे भाई ने कुछ बातें कही है, मैं उन बातों से अपने को संबद्ध करते हुए, जो उन्होंने यक्ष प्रश्न किए हैं वो बिल्कुल वाजिब सवाल हैं। हरीश रावत जी की सरकार थी, हमने 7000 से अधिक जो माननीय उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी साथी हैं उनका चिन्हीकरण किया, उनकी पेंशन लगवाई। और उसके बाद मैं टिहरी में इस समय लाइव हूँ, टिहरी से, और मैं अपने जिले का उदाहरण देता हूँ। ऐसे ही पूरे प्रदेश और देश के आप उदाहरण देखिएगा, जितने विकास के पत्थर लगे हैं वो सब कांग्रेस के रिज्म लगे हैं। चाहे एम्स बना हो, IIM बना हो, और मैं टिहरी की बात कर रहा हूँ, यहाँ हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, सुरकंडा, रोपवे, ये सब कांग्रेस के रिज्म में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। टिहरी बांध जैसा विशाल बांध, जो पंडित नेहरू की सोच थी, इंदिरा जी ने उसको एग्जीक्यूट किया है। ये कर्णप्रयाग रेलवे की बात करते हैं, उसका शिलान्यास यूपीए की गवर्नमेंट में श्रीमती सोनिया गांधी जी और तत्कालीन मंत्री AK एंटनी जी ने गौचर में जाकर किया था। जो 4 धाम परियोजना की ये बात करते हैं, वो भी हमारे रिज्म में वो योजना हुई थी। और मेरी बहन अभी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं, बहुत प्रखर प्रवक्ता हैं, मैं इनका सम्मान भी करता हूं। ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा बैटिंग करती थी जब हमारे साथी थी। आज भारतीय जनता पार्टी में कोई बात नहीं है, ये एक उनकी विचारधारा है, लेकिन सवालों से नहीं मुड़ना चाहिए। जो सवाल है, हमने अंकिता भंडारी का सवाल उठाया, तो वो निश्चित रूप से सवाल है, उसके किस तरह से साक्ष्य नष्ट किए गए। जिन्होंने साक्ष्य नष्ट किए, जिन्होंने डोजर चलाया, आपने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। जिस VIP के नाम का खुलासा अंकिता के माता पिता करते हैं, उस पर आप बोलने को तैयार नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि क्या वो भाजपा परिवार से है या अन्य परिवार से है। आप परिवार की बहुत बात करते हो। जितने भी आपने देखे अभी तक के जो केसेस हुए हैं महिलाओं में, जैसे मेरे भाई कह रहे थे कि महिलाओं के अपराध पहाड़ों में ज्यादा बढ़े हैं, मैं अपने जिले का उदाहरण दे रहा हूँ। जितने भी अस्पताल हैं, चाहे CSC है, PSC है, APSC है या लास्ट का सब सेंटर है, अधिकांश में डॉक्टर नहीं है और उप केंद्रों पर ताले पड़े हुए हैं। मेरे भी कुछ सवाल है, आपके सवालों के साथ भाई, गर्भवती बहन ने सड़क पर बच्चे को जन्म दे दिया, इससे शर्मसार करने वाली बात हम सब के लिए नहीं हो सकती है। आपके सवाल के साथ कमलेश जी से कुछ और सवाल जोड़ रहा हूँ। आपके सवालों के साथ कमलेश जी से मैं कुछ और सवाल जोड़ रहा हूँ। कमलेश जी, देखिए, पलायन एक बड़ा मुद्दा है वहां पर। पलायन इस वजह से हो रहा है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में उनको रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे, क्योंकि सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं। कई गांव तो ऐसे जहां पर सड़क नहीं पहुंचने की वजह से सांसदों की शक्ल तक नहीं देखी वहां पर लोगों ने। उनको ये पता नहीं, क्योंकि सांसद ही नहीं आते, सड़क नहीं है। इस सड़क की वजह से रोजगार नहीं मिल पा रहे, उद्योग डेवलप नहीं हो पा रहे, और भी कई मुद्दे जो उन्होंने गिनाए, उनके भी मैं आपसे सवाल चाहूंगा। साथ ही ये भी चाहूंगा कि पलायन रोकने को लेकर क्या कार्य योजना है, क्योंकि पलायन रोकने को लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या क्या आपकी नीतियां हैं, उसको लेकर भी PM मोदी के मंच से भी आज कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। देखिए, बाकी आपके जो सवाल हैं और जो UKD के भाई हमारी उन्होंने सवाल किए हैं और विपक्षी हमारी पार्टी कांग्रेस से जो सवाल किए हैं, जाहिर सी बात है मैं उनका जवाब दूंगी, क्योंकि सत्ता पक्ष से तो सवाल ही किए जाते हैं, सत्ता पक्ष के काम की कोई सराहना तो करता नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं जवाब देना चाहूंगी। अभी हमारे UKD के भाई ने बोला कि जो हमारी अंकिता बहन है उनके VIP का, देखिए जो मामला न्यायाधीश के अंडर चल रहा हो, जो न्यायालय में चल रहा हो, उसके लिए कोई भी व्यक्ति या सरकार क्या करेगा, अगर VIP का नाम होगा तो आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट में जो है अपील कीजिए, वहां पर बात कीजिए और बताइए कौन है क्या है, तो कोर्ट का काम है, वो कोर्ट करेगा। क्योंकि उसी दिन जब ये हत्याकांड हुआ, उसी सिमी बहन के जो अपराधी थे वो जेल में है, आज जेल की सलाखों के पीछे है, उनके होटल को भी नष्ट कर दिया गया। तमाम जो लोग जो इसमें सम्मिलित पाए गए थे वो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन अगर आपको फिर भी ये लगता है अंकिता बहन के नाम पर अगर रोटियां सेकने का इतना ही आपको शौक है, तो आप कोर्ट में जाइए और बताइए और वहां पे अपना काम कीजिए। लेकिन सरकार तो किसी को फांसी लगाने से नहीं, और ना ही हम वो इस काम को करेगी। दूसरी बात, अभी जो हमारे भाई ने कहा, जो बैठे हैं हमारे भट्ट जी, जिन्होंने अभी ये बात की थी कि हमारी सरकार ने ये काम किया, इनकी सरकार ने ये काम किया कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आंखें बंद कर लूंगा, इस प्रदेश को लूट लो अपने स्वार्थ के लिए। अगर इतनी बड़ी बात एक मुख्यमंत्री कह दे, इस प्रदेश को लुटवा दे, तो मुझे लगता है इससे बड़ी शर्मसार की बात कोई हो नहीं सकती। यहाँ महिलाओं के लिए भी काम हुआ, और धारचूला की जो हमारे भाई ने बात की थी UKD के,
कि धारचूला के अंदर हमारी एक भी योजना ऐसी पहुंचा दे, उज्ज्वला जो हमारी पहुंची वो दूरस्थ बहनों के पास ही पहुंची है, वो उन्हीं ग्रामीणों में पहुंची है जहां पर वो धुएं से आज जाग पाती है। बिल्कुल, मैं समय कम है। पलायन को रोकने के लिए जो आपने मुझसे सवाल किया था, पलायन को रोकने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी ने जो इन्वेस्टर समिट हुई है वो इसीलिए हुई है, वो जो पैसा यहाँ लग रहा है, जो इन्वेस्टर करने के लिए यहाँ आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि हमारे जो युवा है, अच्छी बात है, होना भी यही चाहिए। मैं इसका पूरा जवाब देता हूँ, उसके बाद आप कीजिएगा, क्योंकि समय कम है, मेरे को उनको भी समय देना है कि युवा हमारा यहाँ रहे। दूसरा मेरा एक सवाल है यूकेडी पे, और कांग्रेस के जो हमारे भाई बैठे हैं उन्होंने हम पे आरोप तो लगाया, लेकिन यूकेडी को दो बार यहाँ मौका मिला काम करने का इस प्रदेश की जनता के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए। ये वहां से पलायन करके देहरादून के अंदर क्यों आए, ये पहाड़ों में क्यों नहीं रहते? ये सवाल मैं लेता हूँ उनसे, मैं अनिल जी से सवाल ले रहा हूँ, यही वाला सवाल। अनिल जी समय कम है, अनिल जी से आपके सवाल का आपने सवाल किया, जवाब ले लेता हूँ मैं। अनिल जी से मैं जवाब ले लेता हूँ आपके सवाल का। अनिल जी आखिरी 1 मिनट से, क्योंकि डिबेट खत्म करने का समय हो गया है। जो सवाल आपसे किए हैं वो सवाल सही है। यूकेडी वो पार्टी है जिसने उत्तराखंड को नई शक्ल, उत्तराखंड की पैदाइश को लेकर वो उसका जुड़ाव रहा है, आंदोलन से जुड़ाव रहा है। उसके बावजूद अगर उत्तराखंड की इस पार्टी पर सवाल उठते हैं तो सवाल उठने के बाद आपको जवाब भी देना लाजमी हो जाता है। देखिए 1 मिनट का समय है सर, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि 1 मिनट में प्रभात जी प्रभात जी ऐसा है कि हमारी बहन ने, कमलेश जी ने बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वो रोटियां सेक रहे हैं भैया, तो नेचुरल है कि वहाँ की प्रवक्ता है, उनको पता नहीं, क्षेत्र की चिंता नहीं है, क्षेत्र की कोई बात नहीं की उन्होंने। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यूकेडी का स्लोगन रहा है, यूकेडी 2 बार रही है, जरूर रही है, कांग्रेस के साथ भी रही है, बीजेपी के साथ भी समर्थन में रही है, लेकिन हमारे तो 4 ही थे, 2 ही थे, आपके तो 32 और 36 थे। वो 36 और 32 तो करते काम। अब देखिए, अगर ये 2 बात को रखते भी थे तब भी उनकी बात मनमानी हो जाती थी। अब रहा सवाल स्थानीय मुद्दों का, स्थानीय मुद्दों पे चर्चा, अगर यूकेडी से ज्यादा कोई नहीं जानता है, यूकेडी ने तो बलिदान दिया। ये बात सही है, ये बात सही है, सब राजनीतिक दल के माफी चाहूंगा आप सबसे, बहुत समय पूरा हो चुका है, जब जन्म लिया और समय पूरा हो चुका है। जी अनिल जी माफी चाहूंगा मैं, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। चीजें देखिए, उत्तराखंड राज्य हो सकता है सिर्फ 5 लोकसभा सीटें, लेकिन वहां पर अगर मुद्दों की हम गिनती करने बैठेंगे ना तो वो एक बड़े राज्य के बराबर मुद्दे वहां पर निकल सकते हैं, क्योंकि युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, पहाड़ी राज्यों में एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि सबसे ज्यादा अपराध वहां पर, अगर एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। यूकेडी जिसके पास वहां पर दोनों राजनीतिक दलों के साथ काम करने का मौका रहा है, अगर वो कम संख्या बल दिखाने को लेकर, अपनी बात को लेकर उनसे बचने की कोशिश करता है, ये भी सही नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, अगर कांग्रेस वहां पर 10 साल राज करने के बाद अभी भी उन्हीं मुद्दों को गिनाती है जो उनके वक्त में थे, तो मुझे लगता है कि तीनों राजनीतिक दलों को सोचना होगा कि इन मुद्दों को जिंदा नहीं रखना, इन मुद्दों को खत्म करना है, इन मुद्दों से ऊपर उठकर विकास के नए पैमाने स्थापित करने को लेकर मंच से बात होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड का जो सही विकास राजनीतिक दल चाहते हैं वो हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस विशेष चर्चा बड़ी खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।